प्यारे बच्चों, बाल भारती इंटर कॉलेज पीडी नैनी प्रयागराज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र अध्याय 1 स्टार्ट था। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी हेडिंग पढ़ ली है, जिसमें आपका पहला था वैद्युत आवेश, दूसरा कूलाम का नियम, तीसरा वैद्युत क्षेत्र, चौथा वैद्युत बल रेखाएं, पांचवा आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव, छठवां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सातवां जो है वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से किसी वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण की गणना किया गया था। आठवां अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से निकाला गया था। और आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं शब्द आया है वैद्युत द्विध्रुव, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये माइनस q आवेश है और ये प्लस q आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य की अल्पतम दूरी को हम लोग 2L से डिनोट कर रहे हैं और वैद्युत द्विध्रुव निकाय को AB मानते हैं। चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, मध्य की दूरी अल्पतम दूरी को हम लोग 2L से प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण हम इसको आराम से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग L और दूसरा भाग L, अर्थात O से A तक की दूरी L प्रदर्शित की गई है, O से B तक की दूरी L प्रदर्शित की गई है। अब हमें लेना है निरक्षीय स्थिति में क्या बिंदु। तो हमने जब अक्ष बनाया था तो यहाँ पर लिया था अच्छी स्थिति में बिंदु P। अब निरक्षीय स्थिति की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं P। इसी बिंदु P पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बिंदु से O पर लंब डाल देते हैं, ये, और O से P तक की दूरी को R ले लेते हैं। O से P तक की दूरी R ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्लस q के कारण वैद्युत क्षेत्र को दूर जाते हुए दिखाते हैं, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र को हम लोग इस तरह प्रदर्शित कर देंगे। ये है प्लस q से दूर जाते हुए E1 सपोज कर लेते हैं और माइनस q की ओर आते हुए वैद्युत क्षेत्र को E2 प्रदर्शित कर देंगे। मान लेते हैं ये थीटा कोण अंतरित करता है। अगर इसके समांतर हम लोग ये रेखा खींचते हैं तो यहाँ भी आपका थीटा बनेगा। अब वैद्युत क्षेत्र E1 को दो घटकों में विभाजित कर देते हैं। पहला आपका E1 cos थीटा और दूसरा आपका इसके लंबवत घटक E1 sin थीटा। इसी तरह ये E2 जो कि माइनस
क्यू के कारण है, थीटा कोण बना रहा है, तो इसे भी हम लोग दो घटकों में विभाजित कर देते हैं। पहला आपका क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और दूसरा लंबवत घटक E2 sin थीटा। चित्र में ये दिखाया गया है आपको O से P तक की दूरी कितनी है R, और O से और A तक की दूरी, O से A तक की दूरी स्मॉल है, O से B तक की दूरी स्मॉल है। लंब है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें कर्ण प्राप्त हो जाएगा। कैसे मिलेगा? तो कर्ण निकालने के लिए अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही ये भी प्राप्त हो जाता है हम लोगों को, क्योंकि ये एल और ये आर है, तो ये वाली दूरी हो जाती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना चित्र आप पहले समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। वैद्युत त्रिध्रुव निकाय जिस पर -q प्लस q आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2l है, प्रथम दूरी। इसे दो भागों में विभाजित किया गया, l और l में OA और OB नाम है। अब निरक्ष में एक बिंदु P लेते हैं जो O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। -q के कारण वैद्युत क्षेत्र जो E2 दिखाया गया है, -q की ओर आते हुए प्लस q के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 को दूर जाते हुए, क्योंकि ये थीटा कोण बना रहे हैं, तो E1 को दो घटकों में विभाजित किया गया है, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। E1 cos थीटा E1 का क्षैतिज घटक है और E1 sin थीटा E1 का ऊर्ध्वाधर घटक है। इसी प्रकार E2 को भी दो घटकों में विभाजित किया गया है, क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा। चित्र में आपको सब कुछ क्लियर होगा। ये कर्ण है, कर्ण आप लोग जानते हैं अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय। अब E1 और E2 कितना होगा जरा ये देख लिया जाए हम लोग। तो लिख रहे हैं प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे प्रदर्शित किया गया E1 से। तो E1 कितना होता है? तो हम लोग को पता है तीव्रता का सूत्र E = 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/4πε0 Q/r²। मतलब ये दूरी यानी dp का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग b और p का स्क्वायर लिख देंगे, और इसकी दिशा भी किधर से किधर की ओर है? तो b से p की ओर, b से p की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा b से p। और bp आपको दिखाया गया है, कितना है bp? तो bp = r² प्लस l² है। अगर स्क्वायर कर देते हैं तो bp² = r² प्लस l² प्राप्त हो जाता है। और यही AP² भी है, तो इसको AP² भी लिखेंगे। चलिए अब क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 Q/bp² की जगह पर r² प्लस l²। इक्वेशन 1। इसी प्रकार
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिखाया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र को E2 से प्रदर्शित किया गया है। तो अभी E2 कितना हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कितना PA स्क्वायर या AP स्क्वायर, PA स्क्वायर या AP स्क्वायर। और PA स्क्वायर अभी बताया थे आप लोगों को कि PA स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका E2 कितना 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्राप्त हो गया। ठीक, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2। ठीक है, आप देख रहे हैं E1 और E2 दोनों का सेम सूत्र है। ये 1/4πε0 लिया गया है क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य का जो माध्यम है वो वायु अथवा निर्वात लिया गया है। वायु अथवा निर्वात के लिए आपको बताया गया कि परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। इसके लिए वायु अथवा निर्वात ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में कि माध्यम का परावैद्युतांक K = 1 होता है वायु अथवा निर्वात के लिए। यही अगर कोई धातु होता है तो धातु के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। कोई वैद्युत रोधी पदार्थ होता है, वैद्युत रोधी पदार्थ, तो वैद्युत रोधी पदार्थ के लिए K की वैल्यू 6 होती है, K की वैल्यू 6 होती है। शुद्ध जल के लिए परावैद्युतांक K की वैल्यू, शुद्ध जल K की वैल्यू कितनी होती है 80 होती है। और इस प्रकार और भी पदार्थ हैं जिनके लिए K का मान हमेशा 1 से अधिक होगा, यानी परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। तो जैसा कि हम लोग चित्र से E1 और E2 निकाल चुके हैं और देख चुके हैं E1 और E2 परिमाण में समान है। E1 और E2 परिमाण में समान है। अतः बिंदु P पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा और E2 sin थीटा का परिमाण बराबर होगा, परंतु दिशा विपरीत है। अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दिख रहा है आपको, ये E1 sin थीटा है ऊपर की ओर, ये E2 sin थीटा है नीचे की ओर। E1 का मान और E2 का मान सेम है, अतः E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी परिमाण में बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अर्थात निरस्त कर देंगे। अब बिंदु P पर हम लोग को जो परिणामी तीव्रता दिखाई दे रहा है वो है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अर्थात अब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता लेंगे वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको फिजिक्स उतना ही बढ़िया आएगा।
फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। आराम से हर एक पॉइंट को समझिए, हम आपको विधिवत जो है हर चीज़ों को बताएंगे। जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं। इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो चित्र से आपको दिख रहा है स्पष्ट कि बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा कितना होगा, तो लिखते हैं। अतः अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा, परिणामी तीव्रता। तो E से डिनोट करते हैं परिणामी तीव्रता को, और कितना लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। चूंकि E1 और E2 परिमाण में बराबर है, कैसे बराबर है पहले दिखा चुके हैं, समीकरण 1 तथा 2। क्या दिखा है समीकरण 1 तथा 2 से, E1 और E2 बराबर है। इसलिए अब हम लोग E इक्वल टू कितना, तो E1 cos थीटा और प्लस E2 की जगह भी E1 ही लिख दें, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, यानी ये 2 बार हो गया सेम चीज, तो इसको 2E1 cos थीटा लिख देते हैं। ये हो गया हम लोग का बिंदु P पर परिणामी तीव्रता 2E1 cos थीटा। लेकिन E1 समीकरण 1 से लिख चुके हैं कि E1 की वैल्यू कितनी है, तो ये है 2 इंटू E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये तो समीकरण 1 है, चेक कर लीजिए आप। ये E1 की वैल्यू है और ये cos थीटा ऐसे ही लिखा हुआ है। और अगर चित्र से देखा जाए तो चित्र से आपको cos थीटा क्या प्राप्त हो रहा है, चित्र से cos थीटा क्या होता है, आधार और बट्टे में कर्व। तो ये है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और नीचे ये आपका आधार है, तो आधार यल हो गया, और कर्ण लंब के सामने वाली भुजा, कर्ण कितना है √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा कितना मिल जाएगा, cos थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा यल बट्टे √r स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू ये होगी कितना, L अपॉन √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसमें cos थीटा के प्लेस पे आप इतना पुट कर दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, अतः अब परिणामी तीव्रता कितना मिलेगा, परिणामी तीव्रता ये हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा के प्लेस पे L अपॉन √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, अच्छे से देख लीजिए। और ये रूट का मतलब कितना पावर होता है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये पावर 1 और ये पावर 1/2 गुणे में घातांक जुड़ता है, तो जोड़ लीजिए घातांक, ये 1/2, 1 और 1/2 जोड़ते हैं आप लोग, तो पता है कितना आ जाता है, 3/2 ये आ जाता है। तो अब इसकी पावर दोनों को एक साथ लिख के पावर 3/2 कर देंगे, यानी ये आ गया हम लोगों का E इक्वल टू कितना, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/j आ गया हम लोगों का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इस L के साथ लिख देते हैं। और ऐसे क्यों करेंगे, आपको पता है कि Q इंटू 2L लिखने पर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P के बराबर। P मतलब क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। तो अब इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम चित्र का प्रयोग
कर चुके हैं। अब इसको चित्र को हटा देते हैं, इधर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, अच्छे से वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स उतना ही आएगा, बिना प्रैक्टिस का कोई भी चीज आने वाला नहीं है। फिजिक्स को समझना ज़्यादा जरूरी है, जो कि हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अच्छी तरह से देखिए वीडियो और अच्छी तरह से समझिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक, बिना 2-3 बार लगाए ये आप लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसको जरूरी 2-3 बार आप लोग ट्राई करिएगा। अब आइए, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। क्या बता रहे थे, 2 को यल के साथ कर दीजिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अतः अब जो परिणामी तीव्रता होगा वो हो जाएगा हम लोगों का E इक्वल टू कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू L के प्लेस पे ये कर दिए 2L, क्योंकि ये वाला 2L के साथ कर दिया। और ये क्या है, R² प्लस L²। पावर कितना बताया था, ये पावर आपका 1 है, 1/3/2 हो ही चुका है, पहले ही लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए Q इंटू 2L की जगह क्या लिखने जा रहे हैं, Q इंटू 2L, इसके बराबर होता है P। P क्या है आप लोग का, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है, याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है। और ये पूछ लिया जाएगा कि इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, तो आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q आवेश से +q आवेश की तरफ होती है। हमेशा याद रखिए, इधर की ओर होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये होती है -q से +q आवेश की। अब देखिए Q इंटू 2L की जगह पर रख दीजिए, कितना लिखेंगे, तो ये लिख देंगे P, ये आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। लेकिन जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो यल अल्पतम होता है, यल क्या होता है, अल्पतम होता है, इसलिए L² बहुत छोटा हो जाएगा R² से। अतः L² को हम लोग क्या करते हैं, L² को नगण्य ले लेते हैं। नगण्य मतलब लगभग 0 के बराबर ले लेते हैं, नगण्य लेते हैं। अब ये गायब हो जाएगा, यानी ये 0 के बराबर हट जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन कितना R² की पावर क्या हो जाएगा 3/2। और ये देखिए ये 2 है और ये कितना 3/2, तो ये आपका पावर हट जाएगा। ठीक, कैंसिल। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। ये हो गया हम लोग का क्या, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक सूत्र है। ये निरक्षीय स्थिति में सूत्र आया। और इसके पहले आप लोगों को हम बता चुके थे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आया था, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³। ये आया था हम लोग का अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इन दोनों से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, ये देखिए निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक, और ये अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इससे स्पष्ट है अच्छी स्थिति वाला निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होता है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो ये हम लोगों ने कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र से संबंधित सारी परिभाषाएं, ठीक, और उनसे संबंधित डेरिवेशन हम लोगों ने विधिवत कर लिया है। अब आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तब तक के लिए आप इन सब पुराने वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखते रहें, रिवाइज करते रहें। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।